हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साउंड लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी और पीरियड के बारे में बात करने वाले बच्चों। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं, और उसका नाम है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो साउंड होता है ना बच्चों, साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। ठीक है ना, साउंड जो प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होने का जो रीजन होता है, जिधर भी वाइब्रेशन हो जाएगा, वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो बॉडी होगी, पार्टिकल होगा, एटम्स हो गए, जो कुछ भी होगा, अगर वो वाइब्रेट हो रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा, साउंड। अब ये जो साउंड नाम की बला है ये बला तीनों में से ट्रेवल हो सकती है। तीनों में से मीन्स व्हाट, सॉलिड में से जा सकती है, उसके बाद लिक्विड में से साउंड ट्रेवल हो सकता है, और उसके बाद गैस में से भी साउंड ट्रेवल हो सकता है। ठीक है, अब साउंड सॉलिड में से ट्रेवल हो सकता है, लिक्विड में से, गैस में से। अब हर एक मीडियम के लिए एक एक एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गैस के लिए। सपोज ये ऑब्जर्वर है, ये कुछ बोल रहा है, और दूसरा यहाँ पर रुका हुआ है, ये सुन रहा है। तो अगर यहाँ पर एयर मीडियम है तभी ये जो कुछ भी कह रहा है वो इसको सुनाई देगा। अगर ये दोनों को हमने चांद पे शिफ्ट कर दिया तो ये जो कुछ भी बोल रहा है ये उसको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज चांद पे हवा नहीं होती, तो वहां पर सुनाई देगा क्या, नहीं। तो साउंड नीड्स मीडियम, वेदर इट इज गैस, लिक्विड और सॉलिड, डजेंट मैटर, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो एटलीस्ट गैस है यहाँ पर, इसलिए हमें सुनाई दे रहा है। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि साउंड ट्रेवल थ्रू गैस। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, किस वजह से सुनाई दे रहा है, एयर के वजह से। तो साउंड ट्रेवल थ्रू गैस। ओके, अब बात कर लेते हैं लिक्विड की। लिक्विड के लिए आपको करना क्या है, एक कंटेनर लेना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। एक कंटेनर लेना है और इसमें पानी भर देना है, एंड पानी इज नथिंग बट लिक्विड। इसमें एक घंटी रखनी है बच्चों, घंटी समझते हो, घंटी बैल के गले में बांधी जाती है घंटी। और यहां पर आप क्या करो, ऑब्जर्वर का कान रखना है, ईयर, कान रखना है। ठीक है, अब पानी के अंदर घंटी को बजाना है, यहां से उसका हाथ आ जाएगा, सारी डायग्राम नहीं बता रहा हूं मैं। तो घंटी को बजाना है, और मेक श्योर दैट दिस घंटी इज नॉट टचिंग टू कंटेनर। ठीक है ना, ये जो घंटी आपने रखी है ओके, ये कंटेनर से टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको पानी में अगर आप बजाओगे और आप गौर से सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनाई देगा। सुनाई दे रहा है मतलब यहाँ से जो साउंड जनरेट हो रहा है इस घंटी के वाइब्रेशन से वो साउंड लिक्विड से ट्रेवल होकर आपके कान तक पहुंच रहा है। तो यहां से ये प्रूव होता है बच्चों कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड ऑल्सो। ठीक है, अब सॉलिड के लिए क्या करना है, एक ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मीटर रॉड लेना है। मीटर रॉड मतलब जिससे कपड़ा गिना जाता है बच्चों। ठीक है, कभी आपने कपड़ा लिया है, 1 मीटर की पट्टी होती है ऐसी मेटेलिक। तो एक मेटेलिक पट्टी का जो एक एंड होता है वो आपके कान के पास पकड़ना है ऐसे, और दूसरे एंड को आपके फ्रेंड को बोलना है कि इसको स्क्रैच कर। यहाँ पर स्क्रैच करने से यहाँ पर साउंड जनरेट होगा, तो वो साउंड आपको यहाँ पर सुनाई देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर वो स्क्रैच करेगा तो ये साउंड ट्रेवल होते होते यहाँ तक आएगा और आपको आसानी से सुनाई देगा। अब जो पट्टी होती है बच्चों वो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सर पट्टी तो सॉलिड होती है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि साउंड कैन ट्रेवल आल्सो थ्रू पट्टी, एंड पट्टी इज नथिंग बट सॉलिड। तो साउंड सॉलिड में से जा सकता है, लिक्विड में से गैस जा सकता है, और गैस में से भी जा सकता है। और सर कुछ ना हो तो साउंड जा सकता है क्या, नहीं बच्चों, बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। तो साउंड के लिए मीडियम चाहिए, सॉलिड भी चलेगा, लिक्विड भी चलेगा और गैस भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट कवर करेंगे बच्चों हम, वो है, लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, या फिर फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी, या फिर इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। लास्ट टाइम मैंने आपको सजेस्ट किया था कि वो वेव वाला लेक्चर देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल से, कोटा पैटर्न साइंस वाला। अगर आपने वो देखा है तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज मैं डबल एक्सप्लेन करूंगा, और आपको मैं आज इसके न्यूमेरिकल भी बनाने वाला हूँ, सीबीएसई के टेक्स्ट बुक के भी, और हमारे कुछ अच्छे से स्टडी मटेरियल से भी हम उसके बुक न्यूमेरिकल बना लेंगे, 5 से 6 न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों हम। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक होता है बच्चों, 11, 12, 9, 10 में बार बार हर तरह के साइंस में आपको ये वर्ड आ जाएगा। तो पहली बार आप सुन रहे हो तो आपको ये अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शुरू करते हैं बच्चों। तो एक चीज याद रखो बच्चों, एक चीज याद रखो, जो साउंड जनरेट होता है, साउंड इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, वाइब्रेशन का ही दूसरा नाम होता है ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है,
वाइब्रेशन का अदर नाम क्या होता है? ऑसिलेशन। तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन किसे कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन को, इसकी डेफिनेशन बढ़िया से बताइए मैंने आपको ऑलरेडी, आप जानते हो। टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन कैसे होता है बच्चों? देखो इसके 3 टाइप भी हमने पढ़े हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, उसको बॉब अटैच किया, ये जो पार्टिकल होता है उसको बॉब कहते हैं। ये जो सेंटर वाली पोजीशन है इसको कहते हैं मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन बच्चों? मीन पोजीशन। इसको अगर हमने साइड में ले लिया तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, चलो ये तो एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक नया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखो हमने क्या किया, एक ऐसा रिजिड सपोर्ट लिया, और यहाँ पे क्या की, एक पट्टी बांध दी ऐसे, पट्टी। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाली पोजीशन है बच्चों, सेंटर वाली पोजीशन, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। समझ रहे हो? मतलब सेंटर की रिलैक्स पोजीशन है, अभी कुछ मोशन नहीं हो रही है। हमने क्या किया, इस पट्टी को ऐसे खींच के ऐसे बेंड किया। ठीक है, इलास्टिक है पट्टी, ऐसे बेंड किया, अब छोड़ दिया, तो ऐसे खींच के छोड़ने के बाद ये ऐसे 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 मोशन करेगी। समझ रहे हो? ऐसे 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 मोशन करेगी। तो ये इसको यहां तक हमने खींचा ऐसे, ओके, और रिलीज कर दिया, तो ये ऐसे 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 मोशन करेगी। तो ठीक है ना, तो ये जो पोजीशन है इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। और ऊपर वाली को भी क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन। अब दो एक्सट्रीम पोजीशन है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगी, एक निगेटिव होगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए हमेशा याद रखो बच्चों, जब जब भी पॉजिटिव या निगेटिव की चीज आ जाए तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना। मतलब आपके जो एक्सिस होते हैं ना, कभी ग्राफ ड्रॉ किया है आपने मैथमेटिक्स में, इधर की साइड पॉजिटिव होती है, इधर की निगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की निगेटिव, तो इसको जीरो मानते हैं बच्चों। तो ये जीरो मतलब मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर है ना, और ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये बॉडी का ऑसिलेशन मतलब क्या हो रहा है बच्चों? देख लो, इसको हमने यहां से नीचे खींचा, मतलब बॉडी नीचे आ गई, ऊपर चली गई, ऊपर से ऊपर चली गई, ऊपर से फिर नीचे आ गई। मतलब अब इसके बाद क्या करेगी? वही रिपीट करेगी, 1 2 3 4, क्या करेगी? 1 2 3 4। तो ये जो 4 मूवमेंट्स हुए बच्चों, 4 हलचली हुए, 4 मूवमेंट्स हुए, आना जाना, ऊपर जाना, नीचे आना, 1 2 3 और 4। तो ये चारों से मिलके बनता है एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन। चारों से मिलके बनता है एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन। तो ऐसे कितने ऑसिलेशन या कितने वाइब्रेशन वो एक सेकंड में करेगा, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी या वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी या वेव। ओके, तो आपके लिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों। तो ऐसे एक सेकंड में वो कितने बार ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ये 4 मूवमेंट को क्या बोलेंगे? एक ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में वो कितने बार ऑसिलेट करेगा? अब ऑसिलेट करेगा मतलब 4 मूवमेंट को एक ऑसिलेशन बोलेंगे, 1 2 3 4। तो एक ऑसिलेशन मतलब ये देखो, ये इतना 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 इतना, एक ऑसिलेशन। अब एक सेकंड में क्या किया उसने? 2 बार फिरा, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। कितनी है? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्या नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या इसको साइकिल भी बोलते हैं कई बार, साइकिल। तो एक साइकिल हो गए ना बच्चों, ये 1 2 3 4, एक साइकिल, 2 साइकिल, ये 4 मूवमेंट्स मतलब एक साइकिल होती है बच्चों। ठीक है ना, तो इसको कई बार साइकिल ऐसे भी रेफरेंस किया जाता है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कुछ भी बोलो, नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन, कुछ भी कह सकते हो। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन साइकिल एंड वन वाइब्रेशन? ये 4 मूवमेंट्स, 1 2 3 4। ओके, तो नंबर ऑफ साइकिल्स और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब देख लो बच्चों, थोड़ा सा एडवांस इंफॉर्मेशन दे दूं मैं। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिनोटेड बाय एफ, या फिर एन, या फिर इसको न्यू बोलते हैं बच्चों। न्यू, ये भी नहीं है बच्चों, ये न्यू है। देखो मैंने कैसे ड्रॉ करा, फिर से बता दूं आपको, ये न्यू होता है बच्चों, न्यू न्यू सिंबल होता है। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, लाइट की फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ से डिनोट करते हैं, या कई बार एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेशल सिंबल होता है न्यू। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज क्या है सर? हर्ट्ज है साइंटिस्ट का नाम। कौन से साइंटिस्ट सर? जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर किया था। एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज। क्या बच्चों? हेनरिच हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज। तो इन साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट रखा गया। और इन्होंने क्या चिराग लगाया था बच्चों? क्या दिवे, काय दिवे लावले होते हैं,
ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स का अगर लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब ऐसे वेव्स जिसको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे वेव्स का इन्होंने डिस्कवर किया था, इसके नाम पे से इसका यूनिट रखा गया हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ, एन और न्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक और चीज आपको सीखनी है, दैट चीज इज पीरियड ऑफ अ वेव या फिर पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, लगाओ हेडिंग लगाओ, पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। अब पीरियड मतलब क्या होता है बच्चों? पीरियड मतलब टाइम, पीरियड मतलब टाइम, समझ रहे हो? पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन, ठीक है, या फिर पीरियड ऑफ अ वेव। ठीक है, तो पीरियड मतलब टाइम। तो किसके लिए लगने वाला टाइम? एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला जो टाइम है उसको बोलेंगे बच्चों पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वन वाइब्रेशन? देख लो बच्चों, यहां से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से ऊपर, ऊपर से नीचे। अगर ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होते बच्चों तो क्या होता? ये सिंपल पेंडुलम होता, इसको हमने साइड में ले लिया, ये एक हो गया, यहां तक आ गया वो एक, फिर ये वापस जाएगा, ये दो हो गया, वापस जाके यहाँ रुकेगा क्या? नहीं, वो आगे तक चला जाएगा, ये तीन हो गया, और फिर से वापस आ जाएगा तो यहाँ तक, ये चार हो गया। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो ये चार मूवमेंट्स मिलके बनता है एक ऑसिलेशन। ऐसे वो कितने ऑसिलेशन करता है एक सेकंड में उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक ऑसिलेशन को पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो द टाइम टेकन बाय द बॉडी, द टाइम टेकन बाय द बॉडी, बाय द बॉडी टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ अ वेव। उसको क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ अ वेव या पीरियड ऑफ अ साउंड या फिर पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन। तो एक साइकिल पूरा करने के लिए या एक वाइब्रेशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ अ वेव। कैसे डिटरमाइन करना है? आपको स्टॉप वॉच पता है बच्चों? स्टॉप वॉच मतलब एक घड़ी की तरह होता है जिसपे क्या होता है टाइम 0,000, 0 आवर 0 मिनट 0 सेकंड। जैसे ही बटन दबाओगे वैसे ही उसके वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। अब आपको मेजर करना है, ये यहाँ पर बॉडी होती, जब स्टॉप वॉच चालू कर दो और छोड़ दो तो एक दो तीन चार, ये चार मूवमेंट्स के लिए कितना टाइम लगा मेजर करो, वो क्या हो जाएगा उसका पीरियड। तो पीरियड के लिए जो सिंबल होता है बच्चों, पीरियड के लिए सिंबल होता है कैपिटल टी। पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। स्पेशल टाइम स्मॉल टी से कभी भी डिनोट नहीं करना। पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो पीरियड भी किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ेंगे बच्चों हम, दैट चीज इज रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और उस पे ही हमें न्यूमेरिकल करने। हो गया, चलो ठीक है। तो पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड, और ऐसे कितने वाइब्रेशन वो पूरा करेगा एक सेकंड में उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो सिंबल क्या होता है पीरियड का? कैपिटल टी, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? एफ। एफ या कई बुक में एन भी दिया जाता है, लेकिन जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल, स्पेशल सिंबल न्यू, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब एक चीज याद रखो बच्चों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सपोज क्या हो रहा है, अब पीरियड कैपिटल टी है, फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ या स्मॉल एफ है। अब जो रिलेशन होता है बच्चों, रिलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक होता है उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होता है बच्चों, दो चीजों का आपको रिलेशन डिसाइड करना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपसे कहा गया है कि यक्स डिपेंड करता है वाई पे, आपसे कहा गया है यक्स डिपेंड करता है वाई पे। अब ये डिपेंडेंसी दो तरह की हो सकती है, जैसे कि आपने क्या किया, यक्स को बढ़ाया, तो यक्स को बढ़ाने से वाई बढ़ रहा है, यक्स को बढ़ाने से वाई बढ़ रहा है, और यक्स को कम करने से वाई कम हो रहा है, यक्स को कम करने से वाई कम हो रहा है। तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, तो इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस, यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब यहां पर क्या हो रहा है, यक्स बढ़ाने से वाई कम हो रहा है,
ऐसे भी हो सकता है, यक्स बढ़ाने से वाई कम हो रहा है, और या फिर यक्स कम करने से वाई बढ़ रहा है। तो उल्टा रिलेशन हो गया ना बच्चों, उल्टा रिलेशन हो गया। यक्स को जब बढ़ा रहे तो वाई कम हो रहा है, यक्स को कम कर रहे हैं तो वाई बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इट इज डिनोटेड बाय यक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब प्रोपोर्शनैलिटी के आगे की स्टेप क्या होती है, k लेना होता है कांस्टेंट, यक्स इज इक्वल टू ky। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कांस्टेंट यूज होते हैं, यहाँ पर हम k ले ले, k क्या है, एक कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल कर दिया। और यहाँ पे क्या आएगा, यक्स इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y, यक्स इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y। और k की वैल्यू क्या होती है सर, k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं बच्चों, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको k की वैल्यू पता चलेगी। तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो लेट अस डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो अब मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। ठीक है, तो अगर ये बढ़ने पर ये बढ़ जाएगा और ये घटने पर ये घट जाएगा तो हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या फिर क्या हो जाएगा, t बढ़ने पर f कम हो जाएगा और t कम होने पर f बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तीसरा कुछ होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होगा। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसी बॉडी है बच्चों, ओके, ये मीन पोजीशन हो गई। अब मैं इसको साइड में ले लिया, साइड में लेने के बाद मैंने देखा कि इसको यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। ओके, तो वापस आने के लिए कितना लगेगा, 1 सेकंड। आगे जाने के लिए कितना लगेगा, 1 सेकंड। फिर से वापस आने के लिए कितना लगेगा, 1 सेकंड। तो अब कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो पीरियड कितना आया इसका, 4 सेकंड। पीरियड कितना आया इसका, 4 सेकंड। तो अब पीरियड अगर इसका 4 सेकंड आया बच्चों, तो अब सपोज दूसरी बॉडी है, तो मुझे बताओ ये बॉडी अब यहां तक आ रही है बच्चों, यहां तक आ रही है। अब क्या हुआ, इसको यहां से यहां तक जाने के लग रहे हैं 2 सेकंड। कितने, 2 सेकंड। तो वापस आने के लिए 2 सेकंड, आगे जाने के लिए 2 सेकंड, फिर से वापस आने के लिए 2 सेकंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 सेकंड। कितना लगा, 8 सेकंड। तो अब इसका पीरियड कितना है, 8 सेकंड। कितना है, 8 सेकंड। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, इसकी या इसकी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करें, मुझे बताओ। जल्दी जल्दी कौन फिरेगा, देखो ये कैसे फिरेगा, जल्दी जल्दी फिरेगा, ये इसको आराम से फिरेगा, बिकॉज इसका टाइम ज्यादा है ना बच्चों। ठीक है, ये देखो ये ऐसे ऐसे करेगा और ये आराम से फिरेगा। ये ऊपर का जो है 4 सेकंड में एक बार फिर जाएगा वो, लेकिन ये 8 सेकंड में, ठीक है ना, ये आराम से फिरेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो जिसका पीरियड 4 सेकंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जिसका पीरियड 8 सेकंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो जिसका पीरियड ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, मतलब जो फिरने के लिए ज्यादा टाइम लेगा वो कम बार फिरेगा, जो फिरने के लिए ज्यादा टाइम लेगा वो कम बार फिरेगा। चलो छोड़ो, अब इससे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। मुझे बताओ, अपने पास घड़ी होती है, घड़ी में 3 कांटे होते हैं। ठीक है, तो ये घड़ी है, घड़ी में 3 कांटे हैं। एक होता है सेकंड कांटा, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा बार घूमता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो सेकंड कांटे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मतलब जल्दी जल्दी फिरता है ना वो। मिनट कांटा उससे थोड़ा कम, और आवर कांटा तो एक ही बार फिरता है ना दिन भर में। तो देखो बच्चों, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए सेकंड हैंड को 60 सेकंड लगते हैं। तो जो कम टाइम में फिर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए 36 सेकंड लगते हैं, 3600 सेकंड लगते हैं। कैसा, 60 मिनट मतलब 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड टाइम लगेगा उसको एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए, तो वो कम बार फिरेगा। तो यहां से एक चीज प्रूव होती है बच्चों, जिसका पीरियड ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसका पीरियड कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो रिलेशन कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। T मतलब पीरियड, F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K डिवाइडेड बाय F। यहां पर जो K होता है वो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया उन्होंने, और K कितना आया, 1। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय F मतलब फ्रीक्वेंसी, T मतलब पीरियड। तो यहां से एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला मिला, पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को इधर शिफ्ट करो, पीरियड को इधर शिफ्ट करो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो।
तो 1/सेकंड क्या आ जाएगा, हर्ट्स। और 1/सेकंड को कई बार कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हर्ट्स। ये जो +1 पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो पर सेकंड कहते हैं। तो पर सेकंड इज नथिंग बट योर हर्ट्स, पर सेकंड इज नथिंग बट योर क्या हो जाएगा, हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट टाइम, और पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन साइकिल, टाइम फॉर वन साइकिल। तो टाइम जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम, टाइम जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम। ठीक है, अब इस पे के 5-6 न्यूमेरिकल हम करेंगे। पहला क्या कह रहा है बच्चों, अ मास इज हंग फ्रॉम रिजिड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से एक मास लटकाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेशन कितने कर रहा है, 15 बार, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, 15 वाइब्रेशन इन 12 सेकंड ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है पीरियड कितना और फ्रीक्वेंसी कितना। बहुत सिंपल है बच्चों, देख लो क्या करना है, एक स्पेशल मेथड मैं आपको बता दूंगा, देख लो। तो 15 वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम है, 12 सेकंड। तो एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगता है, एक वाइब्रेशन के लिए पीरियड, और पीरियड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी सेकंड। एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम होता है, टी सेकंड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, टी इंटू 15, समझ रहे हो, टी इंटू 15 इज इक्वल टू 12 इंटू 1। तो टी क्या हो गया बच्चों, 12 डिवाइडेड बाय 15 सेकंड, 12 डिवाइडेड बाय 15 सेकंड। इसकी जो कुछ भी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू इसकी रहेगी। अब कैसे डिवाइड होगा, 3 चौक 12, 3 5 15। तो टी क्या हो गया बच्चों, टी विल बी 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 1, 5 0 0, पॉइंट लिख दिए तो 40 हो गया, 5 8 40। तो टी क्या हो गया, 0.8 सेकंड। कितना, 0.8 सेकंड, समझ रहे हो, 0.8 सेकंड। अब टी हो गया 0.8 सेकंड। अब पता करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पीरियड के रिवर्स होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पीरियड का रिवर्स होती है, रेसिप्रोकल, या पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय, पीरियड कितना था, 12/15, 12/15। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये होता है न्यूमरेटर, इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 15/12, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 1 4, 4 1 4, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने बच्चे बच्चों, ठीक है चलो 4 दूनी 8। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस विल बी 1.2 हर्ट्ज, 1.2 हर्ट्ज। तो इसका क्या आ गया, 1.2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। हो गया बच्चों, हो गया। तो ये क्या था, न्यूमेरिकल नंबर 1। अब क्या करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देख लो बच्चों, अच्छे से समझो और सॉल्व करने की कोशिश करते जाओ। ठीक है, अब सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है बच्चों, देख लो। कैलकुलेट द पीरियड इन सेकंड ऑफ ईच ऑफ दिस मोशन। नीचे कुछ मोशन दिए गए हैं, उसके पीरियड पता करने हैं आपको, पीरियड बताने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ दैट मोशन। तो कौन कौन से मोशन है, पहली मोशन है, अ पल्स बीट्स 15 टाइम्स इन 15 सेकंड। अ पल्स बीट 25 टाइम्स, एक पल्स है जो 25 बार वाइब्रेट हो रही है, मतलब 25 वाइब्रेशन इन 15 सेकंड। कितने, 15 सेकंड। ठीक है, तो आपको पता करना है कैलकुलेट टाइम, सॉरी आपको पता करना है पीरियड ऑफ ईच मोशन, कैलकुलेट पीरियड इन ईच मोशन। ठीक है, चलो देखेंगे, पीरियड पता करेंगे। तो 25 वाइब्रेशन के लिए 15 सेकंड लग रहे हैं। तो एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, टी सेकंड। टी मतलब क्या होता है, पीरियड होता है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या हो जाएगा, टी इंटू 15, टी इंटू 25, सॉरी टी इंटू 25 इज इक्वल टू 15 इंटू 1। तो टी क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई, इसको इधर लेके चले जाएंगे 25, 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, 5 0 0, 30 हो गए ना, पॉइंट लेने के बाद 30 हो जाते, 5 सखा 30। तो इसका पीरियड कितना है बच्चों, टी विल बी 0.6 सेकंड। फ्रीक्वेंसी पता करनी है, इसका रिवर्स कर दो, एफ इज इक्वल टू 1/t। अब इसमें सेकंड न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, अ फैन मोटर रोटेट्स 1200 आरपीएम। ओके, ये देख लो बच्चों, 1200 आरपीएम। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, 1200 आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, समझ रहे हो, रिवोल्यूशन पर मिनट। और हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, टाइम जो होता है वो हमेशा ही सेकंड में मेजर किया करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200, ये रिवोल्यूशन के रिवोल्यूशन,
ठीक है, पर मतलब डिवाइडेड बाय, और मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो टाइम को हमने सेकंड में कर दिया। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 1, 6 2 जा 0, ये 6 0 जा 0, मतलब कितने आए 20 रिवोल्यूशन, 20 रिवोल्यूशन इन 20 रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, 20 रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड। तो 20 रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड अगर होंगे तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 रिवोल्यूशन, कितनी है 20 रिवोल्यूशन। तो हमसे क्या पूछा है पीरियड, तो पीरियड क्या होता है t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, 1 डिवाइडेड बाय एफ, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20। तो क्या करेंगे बच्चों देख लो, 2 1 जा 1, 2 0 0, 2 0 0, 10 हो गए, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ का यहाँ चले गया तो यहाँ का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.05 सेकंड। तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा बच्चों 0.05 सेकंड। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। चलो अब इसका और एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, आरपीएम, ये इंपॉर्टेंट है, 12th में यूज होता है, इसलिए इसके बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे। ओके, तो लेट अस फाइंड के क्या दिया गया है 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, पीरियड पता करो इसका। उसके बाद सेकंड वन क्या 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका पीरियड पता करो। उसके बाद नंबर 3 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका पीरियड पता करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, रिवोल्यूशन पर मिनट है यहाँ, तो क्या होगा देख लो बच्चों 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये 600 रिवोल्यूशन पर मिनट की जगह सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 1, 6 1 जा 1 0, तो ये आ गया 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो 10 रिवोल्यूशन क्या हुआ, 10 रिवोल्यूशन किए इसने 1 सेकंड में, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसी को कहते हैं हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई 10 हर्ट्ज। तो अब पीरियड क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 10, फ्रीक्वेंसी 10 है ना, तो यहाँ का पॉइंट अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ का पॉइंट यहाँ चले जाएगा, तो ये आएगा 0.1 सेकंड, ठीक है। इसके पता करो, पॉज करके पता करो, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। देख लो 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, बरोबर है, तो 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट में क्या होता है 60 सेकंड, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 1, 6 3 जा 18, ये 0, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 30 आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो पीरियड क्या होगा t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 30 सेकंड, जो कुछ भी होगा इसको कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पर 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, मिनट का कैसे करोगे सेकंड, 60 रिवोल्यूशन डिवाइड बाय मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 से 60 कैंसिल, तो 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। तो पीरियड क्या आएगा, पीरियड t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो जिसका पीरियड 1 होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है 1 होती है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये रिवोल्यूशन पर मिनट का प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो पर मतलब डिवाइडेड बाय होता है, उसको 60 से डिवाइड कर देना है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हर्ट्ज, उसको हर्ट्ज में हो जाएगा, फिर आप उसका पीरियड डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर 2 हर्ट्ज, कोई बात नहीं 5 इंटू 10 टू द पावर 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड आपसे पूछा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू व्हाट, तो t इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 बाई एफ, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई एफ कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 2। अब रूल्स होते हैं बच्चों, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, ये +2 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10 टू द पावर -2, सिंपल, ये +2 ऊपर जाके -2, अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। 5 1 जा 1, 0 से डिवाइड होगा 5 0 0, अगर पॉइंट ले लिया आपने तो ये 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकंड, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकंड। पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल है बच्चों, ओके। उसमें का पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, हो गया, चलो ठीक है। अब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज है उसमें 2 न्यूमेरिकल है बच्चों। पहला क्या कह रहा है, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, 40 बार ऑसिलेट हुआ, मतलब 40 वाइब्रेशन किए उसने, 40 वाइब्रेशन किए कितने सेकंड में, उसने 40 वाइब्रेशन किए 4 सेकंड में, कितने सेकंड में 4 सेकंड में। तो आपको पता करना है फाइंड इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
40 वाइब्रेशन इन 4 सेकंड, तो वन वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा, टी सेकंड। एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको कहते हैं पीरियड, पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इंटू 40 इज इक्वल टू 4, कैपिटल टी इंटू 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो टी क्या हो जाएगा, 4 1 4 डिवाइडेड बाय 40, इस 40 को इधर शिफ्ट कर दिया, 4 1 4 4 1 4 0, ये हो गया 1/10। 1/10 मतलब क्या होगा, ये पॉइंट अगर यहाँ का यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इसमें यहाँ पॉइंट है, यहाँ का यहाँ चले जाएगा, ये आएगा 0.1 सेकंड। तो ये हो गया पीरियड, पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड। लेट अस डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t, तो 1 डिवाइडेड बाय t कितना है, 0.1। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं मैं, 1.0 लिखता हूं, तो इस पॉइंट को अब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। ठीक है, चलो लिख लो, हो गया। ठीक है, चलो अभी लास्ट न्यूमेरिकल बता देता हूं मैं आपको। रिवॉल्यूशन पर मिनट समझा ना, नहीं समझा तो कमेंट कर देना, मैं आपको और सारे एग्जांपल इसके बता दूंगा। द साउंड फ्रॉम मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट इट्स स्विंग, जो मच्छर होता है ना उसके स्विंग वाइब्रेट करता है, तो हमें पता है जहां जहां भी वाइब्रेशन होगा वहां वहां साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, द एवरेज रेट ऑफ वाइब्रेशन इज 500 रिवोल्यूशन पर सेकंड या 500 वाइब्रेशन पर सेकंड। व्हाट इज पीरियड ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो जो मच्छर है बच्चों क्या कर रहा है, 500 वाइब्रेशन कर रहा है, 500 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 500 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कितनी आएगी, 500 हर्ट्ज, वाइब्रेशन पर सेकंड इज डिनोटेड बाय हर्ट्ज। 500 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500। तो पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f, तो 1 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना है बच्चों, क्या करना है, देख लो क्या होगा, 5 1 जा 1, 5 0 0 5 0 0, 5 0 0 पॉइंट दे दिया तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब क्या होगा बच्चों, देखो 0.2 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसमें पॉइंट है तो इसको क्या करूंगा, एक दो बार लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, तो इसके लेफ्ट साइड में 0 लिखने से कोई फर्क नहीं होगा बच्चों, तो एक दो बार लेफ्ट साइड में सरक जाएंगे वो, तो ये आएगा 0.002 सेकंड। तो मच्छर को एक वाइब्रेशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 0.002 सेकंड, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो मच्छर के वाइब्रेशन का पीरियड कितना हो गया, 0.002 सेकंड, 0.002 सेकंड। ठीक है, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी। अब साउंड की अगर आपने फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की तो उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, तो जिस वाइब्रेशन से आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है वही तो वाइब्रेशन होगा किसका, साउंड का। तो देखो बच्चों, लिमिटेशंस है। आदमी जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। मतलब ऐसे वाइब्रेशन, ऐसा आवाज सुन सकता है जो एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट हो रहा है, कम से कम 20 बार, और ज्यादा से ज्यादा 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो मतलब 30 बच्चों, 20,000 हर्ट्ज। मतलब कोई बॉडी अगर एक सेकंड में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वाइब्रेट हो रही है तो वो आवाज हम सुन सकते हैं। तो ये जो रेंज है जो हम सुन सकते हैं इसको बोलेंगे ऑडिएबल रेंज। कौन सी रेंज, ऑडिएबल रेंज, जो ह्यूमन सुन सकते हैं। ओके, इसको बोलेंगे ऑडिएबल रेंज, ऑडिएबल रेंज फॉर ह्यूमन, ऑडिएबल रेंज फॉर ह्यूमन। आदमी जो होते हैं बच्चों वो क्या कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं और 20 किलो हर्ट्ज से कम। 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। तो जो आपको आवाज सुनाई दे रहा है, एक तो वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा है या 20,000 हर्ट्ज से कम है, तो इस रेंज का आवाज हम सुन सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑडिएबल रेंज, ऑडिएबल रेंज। ओके, तो अब 20,000 हर्ट्ज से अगर आगे की फ्रीक्वेंसी होगी, मोर देन 20,000 की फ्रीक्वेंसी जो होती है, 20,000 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ओके, मोर देन 20,000 की, जो 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सा साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, और जो कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है फ्रीक्वेंसी लेस देन, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज जो कि हम सुन नहीं सकते, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बच्चों इंफ्रासोनिक साउंड। समझ रहे हो,
कौन सा साउंड? इंफ्रासोनिक साउंड। अच्छे से समझो, इंफ्रासोनिक साउंड। देख लो बच्चों, आराम से समझो। अभी हमने फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे न्यूमेरिकल सुने, तो जो बहुत सारे न्यूमेरिकल किए उसमें हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी पता की। तो जो ह्यूमन के कान होते हैं, हम लोग जो है कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं या कौन सा साउंड सुन सकते हैं? जिसका वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो या 20,000 से कम हो, तो इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज हम सुन सकते हैं, तो इसको बोलेंगे ऑडिएबल रेंज फॉर ह्यूमन। जो आदमी सुन सकता है वो रेंज ऑफ साउंड ये है। अब अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। ऐसे साउंड को बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। और 20 हर्ट्ज से कम होगी तो इनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। तो जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स में एबिलिटी होती है, वो क्या कर सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। ओके, डॉग्स कैन हियर, कुत्ते जो होते हैं ना, डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब जिसका आवाज या जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, ऐसा साउंड डॉग सुन सकते हैं। तो जो पुलिस होते हैं ना बच्चों, पुलिस के पास एक स्पेशल सीटी होती है। ओके, एक स्पेशल सीटी होती है जो क्या करती है बच्चों? जो क्या करती है? अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करती है। ठीक है ना? तो पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल। सीटी को क्या कहते हैं? व्हिसल। पुलिस क्या करते हैं? यूज हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल। हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल मतलब सीटी। ठीक है ना? तो ऐसी सीटी वो यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। तो आदमी को सुनाई देगी क्या? वो बिल्कुल नहीं। वो किसको सुनाई देगी? सिर्फ कुत्तों को सुनाई देगी, और वो सुन के वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब जो हाथी होते हैं ना बच्चों, एलिफेंट इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। एलिफेंट, ठीक है ना, जो हाथी होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इंफ्रासोनिक साउंड हाथी सुन सकते हैं, इसीलिए जो एलिफेंट होते हैं वो एलिफेंट के कान ऐसे बड़े बड़े होते हैं बच्चों। एलिफेंट के जो कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। किस लिए होते हैं? बिकॉज बहुत कम फ्रीक्वेंसी का साउंड वो जनरेट करते हैं, और इसलिए उनका कान ऐसे बड़े बड़े होते हैं ताकि ज्यादा वेव्स वो ग्रैब करे। अब अपने कान देखो, बहुत छोटे हैं, बिकॉज हम कहाँ की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब हाथी के जो कान होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी का साउंड, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड भी वो सुन सकते हैं, और कई किलोमीटर तक वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। इतनी कम फ्रीक्वेंसी भी वो सुन सकते हैं। तो एलिफेंट जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड भी सुन सकते हैं, इसीलिए उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि आराम से वो सारे वेव्स को वो रिसीव करे और उसको सुन सके। तो कई किलोमीटर तक वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी कौन सुन सकते हैं? एलिफेंट। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा कौन सुन सकते हैं? कुत्ते सुन सकते हैं बच्चों। और 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज की रेंज है उसको क्या बोलेंगे? ऑडिएबल रेंज। आपको समझ में आ गई ये चीज बच्चों? देखो, अभी तक हमने सारे फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल के, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो ऐसा साउंड जो 20 वाइब्रेशन से 20,000 वाइब्रेशन तक का है एक सेकंड में, उसको बोलते हैं ऑडिएबल रेंज फॉर ह्यूमन। आदमी सुन सकता है ये साउंड, 20,000 से ज्यादा आदमी नहीं सुन सकता, कुत्ते सुन सकते हैं। इसलिए पुलिस जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक, उसका नाम क्या है? अल्ट्रासोनिक। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, वो सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, वो सिर्फ हाथी सुन सकते हैं। और इसीलिए हाथी के जो कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ताकि जो कम एनर्जी वाला साउंड है या फिर कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है वो सुन सके। और कान बड़े बड़े होने के कारण वो कई किलोमीटर तक का आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? एग्जाम्पल और उसकी ऑडिएबल रेंज लिखूंगा। ऑडिएबल रेंज, ठीक है, याद कर लेना, काम आ सकती है आपको कई न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन की जो ऑडिएबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है ना? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो, मतलब क्या होता है? 1000। 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। उसके बाद जो डॉग होते हैं बच्चों, कुत्ते, डॉग्स होते हैं, डॉग्स की जो ऑडिएबल रेंज है वो है 15 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज। 50,000 हर्ट्ज को ही क्या कह सकते हैं हम? 50,000 हर्ट्ज को हम 50 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अल्ट्रासोनिक भी सुन सकते हैं, 15 से 50,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं। ठीक है ना? जो कैट होती है ना बच्चों, बिल्ली, तो कैट की जो ऑडिएबल रेंज है वो 60 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज से कहां तक है? 65,000 हर्ट्ज तक। 65,000 हर्ट्ज तक।
और 65,000 हर्ट्ज को क्या बोलेंगे हम, 65 किलो हर्ट्ज। ये सारा एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूं मैं, अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बैट, बैट बैट समझते हो ना, वटवा गुड़ जिससे कोरोना हो रहा है, ओके, पूरी दुनिया में धमाका मचा है, बैट। ओके, बैट की जो ऑडिबल रेंज है वो है 1000 हर्ट्ज, ठीक है, 1000 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज से 1,20,000 हर्ट्ज तक, 1,20,000 हर्ट्ज तक, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये सुन सकते हैं। तो 1000 हर्ट्ज से 1,20,000 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तो ये कई एनिमल की फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है बच्चों। तो इसी लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।